क्या है 1D वाले में, बताओ डाउट। सीधी बात सुनो एक बात। अच्छा 1D ये रिलेटिव वेलोसिटी। हाँ बेटा 1D में बस ये देखो कि पाथ स्ट्रेट है कि नहीं है। अगर पाथ स्ट्रेट है तो इसका मतलब है कि वो 1D होगा, चाहे एक्सिस कहीं भी हो। समझ रहे हो ना। अब एक्सिस के हिसाब से 1D 2D डिसाइड मत करना, ये मैं आपको बता रहा था, क्योंकि एक्सिस तो यूजर डिफाइंड होता है, वो कैसे भी माना जा सकता है। ठीक है, पाथ स्ट्रेट हो, सीधी सी बात सुनो, पाथ अगर स्ट्रेट हो 1D, मोशन एक प्लेन में ले जा सकता है 2D। ठीक है, पाथ स्ट्रेट हो 1D, मोशन एक प्लेन में ले जा सकता है 2D, दोनों नहीं हो सकता 3D, दोनों नहीं हो सकता 3D। चलो आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों वेक्टर। ये मोशन इन 2D के अंदर ये टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर। उससे पहले बेटा हेडिंग डालो फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी बेटा ये तीन टाइप की होती है। पहली होती है स्केलर, दूसरी होती है वेक्टर, और तीसरी, हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। तो ऐसे अगर ये कोई ना पूछे तो तीसरी होती है टेंसर। ये आपके सिलेबस में लेकिन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, स्केलर वेक्टर और टेंसर तीन तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती है। ठीक है बच्चों, तो अब हेडिंग डालो स्केलर क्या होता है। लिखो दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज which have which only have magnitude. These are the physical quantity which only have magnitude. Only have magnitude. ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या क्या बच्चों, इसका एग्जाम्पल है डिस्टेंस, इसका एग्जाम्पल क्या है स्पीड, और भी एग्जाम्पल इसके लिखवाएंगे। इसका और एग्जाम्पल क्या है टेम्परेचर। जैसे बच्चों मैं कहता हूं कि टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि ईस्ट में 20 है कि वेस्ट में 20 है। ठीक है ना, 20 है तो है, मतलब वो क्लियर है, मतलब जहां पे नॉर्मली आप समझ सकते हो, जहां पे डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ती हो, वो स्केलर क्वांटिटी। बहुत सारी स्केलर क्वांटिटी हम लिखवाएंगे, 11 12 मिला के जितनी स्केलर क्वांटिटी सब लिखवा देंगे। उसके बाद लिखो वेक्टर, हेडिंग डालो वेक्टर। देखो बताओ ये क्या होता है, पढ़े हो कुछ लोग, क्या होता है वेक्टर। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। वेक्टर में क्या होता है, रुक जाओ, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, तो करंट कौन सी क्वांटिटी है, करंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो एक करंट के ऊपर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, प्रेशर कौन सी क्वांटिटी है, प्रेशर का डायरेक्शन भी होता है, इसकी वैल्यू भी होती है, तो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। ये दोनों वेक्टर नहीं है, ये दोनों वेक्टर नहीं है। करंट और प्रेशर दोनों के पास मैग्नीट्यूड भी है, दोनों के पास डायरेक्शन भी है, लेकिन ये दोनों वेक्टर नहीं है। रीजन मतलब वेक्टर का पूरा डेफिनेशन आपको पता नहीं है। वेक्टर का डेफिनेशन इतना ही नहीं है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, वेक्टर का कुछ और भी डेफिनेशन है। तो लिखो, इसको बाद में लिखना, पहले लिखो वेक्टर के बारे में। दीज आर द फिजिकल क्वांटिटी, these are the physical quantity which have magnitude, these are the physical quantity which have magnitude comma direction and follow the vector algebra, and follow the vector algebra, and follow the vector algebra, and follow the vector algebra,
एंड फॉलो द वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है बेटा, देखो वेक्टर का अपना अलग मैथ होता है, जैसे स्केलर का मैथ होता है ना, स्केलर के मैथ में 2 + 3 कितना होता है 5, लेकिन वेक्टर के मैथ में 2 + 3 वेक्टर 1 से लेके 5 के बीच में कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा 2 और 3 के बीच में एंगल क्या है। ठीक है ना, तो इसका अपना अलग मैथ होता है, क्या मैथ होता है हम आगे देखेंगे। तो बच्चों वेक्टर का अपना अलग मैथ होता है, तो कोई भी क्वांटिटी वेक्टर कब कही जाएगी, जब उसके पास मैग्नीट्यूड हो, जब उसके पास डायरेक्शन हो, साथ में वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करे। समझ में आ रहा है, तो मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए, और वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो भी करना चाहिए। तो एक करंट और प्रेशर में क्या प्रॉब्लम है, इनके पास मैग्नीट्यूड भी है, इनके पास डायरेक्शन भी है, लेकिन वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है आर्यन, ध्यान है तुम्हारा इधर, ये फॉलो नहीं करते बेटा, इसीलिए किसको फॉलो करते हैं, स्केलर अलजेब्रा को, इसलिए इन दोनों को कहते हैं टेंसर। क्या कहते हैं इनको, टेंसर। जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, टेंसर। तो बच्चों अभी जैसे आपके लिए आए ऑप्शन में, तो आप इन दोनों को स्केलर मानेंगे, क्योंकि टेंसर आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है ना, तो आप लोग इनको क्या टिक करेंगे, स्केलर। समझ में आ रहा है, इसके एग्जाम्पल, वेक्टर के एग्जाम्पल कुछ लिख लो बच्चों, फिर सारे एग्जाम्पल एक साथ लिखवा देंगे। वेक्टर का एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे फोर्स, जैसे फोर्स हो गया, जैसे वेलोसिटी हो गया, ठीक है, फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, ये जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, सब इसमें बस नोट करके नीचे लिख लेना, नोट करके कि करंट एंड प्रेशर आर नॉट द वेक्टर क्वांटिटी, करंट एंड प्रेशर आर नॉट द वेक्टर क्वांटिटी, because they don't follow the vector algebra, because they don't follow the vector algebra, because they don't follow the vector algebra, because they don't follow the vector algebra। बच्चे समझ में आ रहा है, उनका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करते। समझ में आ रहा है, क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो वो नहीं करते, इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अब देखो बच्चों टेंसर भी लिख लो, टेंसर क्या होता है, तो अब बना लोगे टेंसर का डेफिनेशन कि मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट दे फॉलो स्केलर अलजेब्रा। ठीक है ना, वो स्केलर अलजेब्रा को फॉलो करते हैं। हाँ, इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड कॉमा डायरेक्शन बट फॉलो द स्केलर अलजेब्रा। स्केलर अलजेब्रा बेटा जैसे 2+, जो आप बचपन से पढ़ते हैं 10 तक, जो 10 तक अलजेब्रा आप पढ़े हैं और आगे भी जो आप पढ़ते रहेंगे, वो आपकी स्केलर अलजेब्रा है। इसका एग्जांपल करंट और प्रेशर डाल सकते हो, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, करंट और प्रेशर आपके अगर सिलेबस में पूछे तो आप स्केलर टिक करना, टेंसर नहीं। मैंने भले आपको बता दिया, लेकिन टेंसर टिक मत करना। ठीक है, ठीक बेटा, चलो आगे चलें। बच्चों देखो, अब जितने वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनकी लिस्ट में एक जगह बता रहा हूँ, स्केलर क्वांटिटी की लिस्ट में एक जगह बता रहा हूँ। ट्राई करेंगे कि 11th का पहले देख लें, फिर 12th का देख लें, या दोनों दिखा दें एक बार में। केवल 11th का देखो कभी, कि 11th के पूरे पहले चैप्टर से लेके आखिरी चैप्टर तक क्या क्या वेक्टर है और क्या क्या स्केलर है। ठीक है, तो चलो पहले लिख लो स्केलर, स्केलर क्वांटिटीज एग्जांपल, मतलब ये मैं सारे एग्जांपल, क्योंकि कई बार आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेक्टर, ऐसे पेयर बना के आएगा, तो उस समय आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं सारे स्केलर एक जगह लिख दे रहा हूँ। स्केलर क्वांटिटीज जो कुछ है उनको एक जगह लिख दे रहा हूँ, केवल 11th की लिख रहा हूँ स्केलर क्वांटिटीज। तो 11th की स्केलर क्वांटिटीज क्या है, तो बेटा डिस्टेंस है, स्पीड है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से डिस्टेंस और स्पीड, ठीक है ना, और इसके बाद फर्स्ट चैप्टर से सोचो और कुछ है, टाइम, टाइम भी है, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है।
और फर्स्ट चैप्टर में कुछ क्या क्या आता है टर्म, वेलोसिटी आता है, ये सब तो वेक्टर है। फर्स्ट चैप्टर से इतना ही है। एक्सेलेरेशन भी क्या है, वेक्टर है। तो फर्स्ट चैप्टर से इतना ही है। सेकंड चैप्टर में आ जाओगे तो तुमने तो पढ़ा नहीं है। सेकंड चैप्टर में भी लगभग यही चीज होता है। इसमें बस सर्कुलर मोशन में कुछ अलग चीजें होती है, वो हम देखेंगे, जैसे एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड, ठीक है, एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड, ठीक है। और बेटा इसके बाद इसमें एंगुलर स्पीड के बाद और इसमें क्या हो सकता है, एंगुलर डिस्टेंस। एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस, ये भी इसका एग्जांपल है। ये आपके सेकंड चैप्टर से है, और तो कुछ है नहीं इसके अंदर, सेकंड चैप्टर से नहीं। फिर चलो थर्ड चैप्टर में। हाँ, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मैं आगे बताऊंगा। एरिया कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। अभी आपको स्ट्रेंज लग रहा होगा बट इट इज ट्रू। एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो सेकंड चैप्टर से इतना है। थर्ड चैप्टर से आ जाओ, तो थर्ड चैप्टर में फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया। थर्ड चैप्टर में इनर्शिया या मास। मास बच्चों, मास कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। मास कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। इनर्शिया, INERTIA, इनर्शिया। इनर्शिया आपकी स्केलर क्वांटिटी है। इनर्शिया, इनर्शिया आपकी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और इस चैप्टर में कोई नहीं। चलो अब चलो वर्क पर एनर्जी में। बच्चों वर्क, वर्क आपका स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी आपकी स्केलर क्वांटिटी है, पावर आपकी स्केलर क्वांटिटी है। वर्क, एनर्जी, पावर, तीनों की तीनों आपके स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। इस चैप्टर में और देखो, वर्क, एनर्जी, पावर में और तो कुछ नहीं है, ठीक है बच्चों। अब अगले चैप्टर में चलो, रोटेशन। तो रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में भी कभी कभी कहते हैं कि टेंसर क्वांटिटी है, लेकिन हम लोग स्केलर में इसको लेके चलेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा, लेंथ या डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। इसके बाद और क्या हो सकता है सेकंड चैप्टर से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बाकी पावर वगैरह है, एक्सेलेरेशन वगैरह है, सब कुछ ठीक है, ठीक है बेटा। अगला चलो, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के अंदर क्या है, फोर्स है, ये है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। ये सब स्केलर क्वांटिटी है ग्रेविटेशन के अंदर। टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी, वॉल्यूम, डेंसिटी, वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी, वॉल्यूम, ये सब स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं। अब अगले चैप्टर में चलो, क्लास 11, ठीक है। क्लास 11 में स्ट्रेन, 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 स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्ट्रेस, ये दोनों ही स्केलर क्वांटिटी। बेटा प्रेशर क्या होता है ना, प्रेशर, स्ट्रेस मतलब प्रेशर, और प्रेशर मतलब स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। करंट प्रेशर चाहे तो लिख सकते हैं, बाकी मैंने बता दिया आपको, स्केलर भी इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। और स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, एनर्जी हो गया, ठीक है बस। अगले चैप्टर में चलो। अगला चैप्टर है आपका फ्लूइड। फ्लूइड के अंदर प्रेशर है, टॉर्क वेक्टर। फ्लूइड के अंदर आ जाओ, फ्लूइड,
फ्लूइड के अंदर प्रेशर बता दिया पहले बच्चों। प्रेशर कौन सी क्वांटिटी? टेंसर है। तो अगर ऑप्शन नहीं दिया रहेगा तो आप उसको क्या टिक करेंगे? स्केलर। ऑप्शन नहीं दिया रहेगा तो उसको आप स्केलर टिक करेंगे। ठीक है। सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी, एंगल ऑफ कांटेक्ट, टेंशन फोर्स है। एंगल ऑफ कांटेक्ट, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी। हाँ, विस्कस फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। विस्कोसिटी इज ए फिनोमेना। विस्कोसिटी क्या है? फिनोमेना। और उसके अंदर आता है बेटा विस्कस फोर्स, तो फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है ना। और एक कांस्टेंट होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो उसको डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। तो कांस्टेंट को क्या डिस्कस करें, वो फिजिकल क्वांटिटी तो है नहीं। और फ्लूइड चैप्टर के अंदर कोई ठीक है, फ्लूइड चैप्टर के अंदर और कोई नहीं। चलो अब आ जाओ थर्मल। टेम्परेचर, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर। फिर आ जाओ हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फिर आ जाओ लैटेंट हीट, लैटेंट हीट, लैटेंट हीट। ठीक है बच्चों, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। नहीं, प्रेशर ग्रेडियंट नहीं। वैसे स्केलर में है लेकिन वो उतनी पॉपुलर क्वांटिटी नहीं है, तो हम उसको जो पॉपुलर पॉपुलर है हम उनको बस इसमें वो करना चाहते हैं। इलास्टिसिटी इज द फिनोमेना, और उसके अंदर इलास्टिक फोर्स होता है, और इलास्टिक फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। समझ में? इलास्टिसिटी इज द फिनोमेना। मोलर हीट कैपेसिटी, और आगे सोचिए बस अब रुक जाओ, थर्मोडायनेमिक्स तक आ गया, उसके बाद धीरे धीरे आगे चल रहे हैं। ठीक है ना। वर्क डन बता दिया। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी वो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती बेटा। फिजिकल क्वांटिटी तो होनी चाहिए, जैसे टेम्परेचर फिजिकल है, इफिशियंसी कोई फिजिकल क्वांटिटी थोड़ी है। इंटरनल एनर्जी। ठीक है। चार्ज, इंपल्स नहीं, इंपल्स इज वेक्टर क्वांटिटी। चार्ज तो अगले क्लास में चले गए ना, तुम लोग ने बोला केवल 11th का देने में। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना। अगर चार्ज लिखना चाहो तो चार्ज भी लिख सकते हो, लेकिन आप लोगों ने बोला कि इसी साल का जानेंगे, इसी ईयर का मतलब 11th का जानेंगे, तो कोई बात नहीं। चार्ज हो गया। ठीक है ना। और रुक जाओ, सोच के बताता हूँ। थर्मोडायनेमिक्स हो गया, चार्ज हो गया। फिर आ जाओ एसएचएम में। टाइम पीरियड बता दिया, ये बता दिया, वो बता दिया। वेव, हाँ वेवलेंथ, वेवलेंथ एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी लिख दिया बेटा। वेवलेंथ एम्पलीट्यूड, हाँ अरे वो तो हाइट ही है ना, लेंथ नहीं। बस, बस इतने ही स्केलर है। अब ये सब 12th में चले गए। ये तो 11th की बात कर रहे थे कि सर 11th में जो वो बताइए। हाँ तो 12th में चले गए ना अब। ठीक है। हाँ 12 टोटल ना, 11 12 मिला के ना। अब हो गया स्केलर। वेक्टर लिखूं? लिख लिया था ना स्केलर। चलो वेक्टर क्वांटिटीज क्या क्या होती है लिखो। अरे शुरू से शुरू करो।
सबसे पहले वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, और बताओ फोर्स, मोमेंटम, और बताओ फोर्स, मोमेंटम, इंपल्स, इंपल्स, फोर्स, मोमेंटम, इंपल्स, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, ठीक, और आगे बढ़ो। फोर्स के अंदर और तो कुछ नहीं है, नहीं। हाँ, अब वो आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। हाँ, अब आ जाओ टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है ना, एंगुलर वेलोसिटी पहले ही बता दिया, टॉर्क हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, और एक्सेलरेशन पहले ही बता दिया। एक्सेलरेशन हो गया ना, फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, वो पहले ही बता दिया। और वेलोसिटी पहले ही बता दिया। फर्स्ट बुक से इतना है, सेकेंड बुक में आ जाओगे तो पहले चैप्टर में तो कोई नहीं है, दूसरे चैप्टर की बात करोगे फ्लूइड के अंदर, तो वेलोसिटी पहले ही बता दिया, वेलोसिटी पहले ही बता दिया ना। और क्या, वेलोसिटी और इक्विलिब्रियम कोई क्वांटिटी नहीं होता है, बस मेरे को रिकॉल करने दो, और तो कोई वेक्टर नहीं होता। ठीक है, चलो आगे जितना आएगा हम देखेंगे, ठीक है ना, अभी इतना ही है। बाकी बाकी जैसे क्या है ना, बाकी आगे भी वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, तो वो सब तो पहले ही लिख चुके हैं, ठीक है ना, तो वो सब बार बार लिखने की कोई जरूरत तो है नहीं, पहले ही हम लिख चुके। जैसे वेव पढ़ोगे तो उसमें भी वेलोसिटी आएगा, उसमें भी डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक है ना, तो एटसेट्रा। ये सब क्या हो गए तुम्हारे वेक्टर हो गए क्लास 11th के। ठीक है, टेंसर में बता ही दिया, दो है, टेंसर में दो है बच्चों, बता दिया। हाँ, सरफेस टेंशन, इसमें लिखना चाहो तो एक लिख सकते हो, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन लिख सकते हो, सरफेस टेंशन लिख सकते हो। ठीक है, चलो बस करो। अब हम बात करेंगे बच्चों केवल वेक्टर की। ठीक है, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, केवल वेक्टर के बारे में। देखो, वेक्टर वाला लेक्चर थोड़ा सा हो सकता है कि नींद वीद टाइप के आने लगे, लेकिन थोड़ा सा संभाल के रखना, क्योंकि फिजिक्स इसमें हम मैथ पढ़ेंगे हम लोग। तो पहला लिखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। सुनो बच्चों, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है एरो से। तो जैसे मुझे कोई काम बोले बच्चों कि 10 न्यूटन वेक्टर है टुवर्ड ईस्ट, एक फोर्स है F1, ठीक है ना, ये वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है हमको F1 को। तो बच्चों F1 अगर कोई वेक्टर है 10 न्यूटन का टुवर्ड ईस्ट, टुवर्ड ईस्ट, समझ रहे हो। अब इसको हमको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है कि ग्राफिकली 10 न्यूटन के वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो बेटा इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, किसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एरो से।
तो एरो से कैसे रिप्रेजेंट होगा? तो देखो बच्चों, जैसे आपने देखा है कभी सिविल इंजीनियर जब कोई मैप बनाता है तो उस मैप में 2D मैप में पूरी 3D लोकेशन की इंफॉर्मेशन होती है और उसमें इतना तक इंफॉर्मेशन होता है कि सॉकेट किस जगह रहेगा। जैसे बड़े से हॉस्पिटल का मैप एक पूरा 2D में बन गया और इतना इंफॉर्मेशन होता है कि उसमें सॉकेट कहाँ रहेगा, कैसे कौन सी पाइपलाइन जाएगी, सब कुछ इसमें इंफॉर्मेशन होता है। तो बस कुछ टेक्निक होता है जिससे आप किसी भी चीज को 2D में ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेक्निक क्या है बेटा? तो जैसे ही आपको ग्राफ पेपर मिलेगा या जिस पेपर पे आप ड्रॉ कर रहे होंगे, मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ, इसका पूरा आगे बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग ड्राइंग करके सब्जेक्ट है। तो जैसे बच्चों ग्राफ पेपर मिलेगा तो सबसे पहले आप इसके अंदर बनाएंगे डायरेक्शन। तो मैंने डायरेक्शन बना लिया कि इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। समझ में आया? बना लिया डायरेक्शन। तो मैं जानता हूं क्या करना है, मुझे ये पेपर किसी को देना है और उस पर मैं ये लिखूंगा नहीं, बस ड्राइंग बनाऊंगा और वो ड्राइंग से पढ़ के उसको समझ में आना चाहिए 10 न्यूटन वेक्टर टुवर्ड ईस्ट, मतलब फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन ईस्ट की तरफ। मैं कुछ उसको भेजूंगा, केवल ड्राइंग भेजूंगा। तो आपको ड्राइंग कैसे बनानी है? तो बेटा पहले आपको डायरेक्शन बनाना है। डायरेक्शन बना दिया कि इधर ईस्ट लो उधर वेस्ट लो, ऐसा। फिर उसके बाद मैं यहां लूंगा स्केल। तो मैं लिखूंगा बेटा कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन। क्या लिखूंगा? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन। अब बताओ मुझे 10 न्यूटन रिप्रेजेंट करने के लिए कितने सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है? 10 सेंटीमीटर की। तो और किधर की तरफ उसका एरो का हेड किधर होना चाहिए? ईस्ट की तरफ। तो मैं बेटा एक 10 सेंटीमीटर की लाइन खींच दूंगा और ईस्ट की तरफ खींच दूंगा। अब अगर मान लो किसी को ये मैप मिला और इसके ऊपर लिख दूंगा F1 वेक्टर, क्या लिख दूंगा? ये एरो लग जाए तो मतलब क्या साइन हुआ? वेक्टर का। बेटा एरो लग जाए तो इसका मतलब हुआ वेक्टर, एरो लग जाए तो वेक्टर। एक बात और सुनो, जैसे एरो अभी इस वेक्टर का डायरेक्शन किधर है? इधर। तो एरो किधर है? इधर। अब मान लो कल के दिन वेक्टर ऐसे आ जाए, तो F1 वेक्टर मैंने ऐसे लिखा, तो एरो किधर लगेगा? पीछे। बेटा ये वाले एरो का डायरेक्शन कभी नहीं बदलता है। वेक्टर अगर ऐसे भी है, जैसे मान लो ऐसे तिरछा वेक्टर है, तो भी इस एरो का डायरेक्शन ऐसे ही रहेगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं समझना है कि वो बस सिंबल के लिए वो एरो बनाने का मतलब ये इंडिकेशन होता है कि वेक्टर ईस्ट की तरफ है। तो बच्चों वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो और उस एरो का जो हेड है वो डायरेक्शन देता है। उस एरो का जो हेड है वो डायरेक्शन देता है और उस एरो का जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड देता है। उस एरो का जो लेंथ है वो क्या देता है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड है द वेक्टर। बेटा जितना बड़ा फोर्स रहेगा उतना बड़ा एरो बनेगा ना, मैग्नीट्यूड है द वेक्टर। और उसका हेड जो होता है वो डायरेक्शन बताता है। एक वेक्टर का, इसको बोलते हैं हेड, इसको बोलते हैं वेक्टर का हेड और इसको बोलते हैं वेक्टर का टेल। जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको टेल बोलते हैं और जो सामने वाला पॉइंट उसको हेड बोलते हैं। एरो दोनों तरफ कहां मैंने बनाया है? अरे वो तो ये ध्यान दो ना, वेक्टर ये वाला है, वेक्टर केवल ये वाला है। ये तो मैंने ऐसे बनाया है कि उसका लेंथ क्या है इंडिकेट कर रहा है। बच्चों ये मैंने लेंथ को बताया है कि लेंथ इसका मैग्नीट्यूड इंडिकेट कर रहा है। तुम हटा लो अगर कंफ्यूजन हो रहा है। इसका लेंथ क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड बता रहा है। जितना बड़ा वेक्टर होगा उतना बड़ा लेंथ होगा, ठीक है ना? और ऐसे बच्चों एक बार बताऊं, जैसे मान लो मुझे कल के दिन 1000 न्यूटन का वेक्टर रिप्रेजेंट करना होता, तब तो अगर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 न्यूटन लेते तब तो पूरी बहुत बड़ी नोटबुक चाहिए 1000 का वेक्टर ड्रॉ करने के लिए। तो उस समय लॉजिक लगाना है। तब मैं क्या लिख दूंगा? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 न्यूटन, फिर से 10 का ड्रॉ कर दूंगा। स्केल चूज करना तो हमारे ऊपर है ना, हम चूज। बेटा ये हम बार बार ड्राइंग नहीं बनाएंगे, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब आपके स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं या तो डायरेक्ट वो एरो बना के शुरू हो जाते हैं, तो बच्चे को ये नहीं समझ आता कि वही फोर्स एरो कब कैसे बन जा रहा है। अब वही एक बार मोमेंटम भी होगा तो मोमेंटम को भी एरो से बनाएंगे, तो बच्चा एक कनेक्ट नहीं कर पाता है कि भाई वही चीज फोर्स एरो कैसे हो गया।
मोमेंटम भी एरो होगा। तो इसका मतलब होता है ये टेक्निक होता है बेटा। यहाँ अब मैं इसको अगर मान लो वेलोसिटी रिप्रेजेंट करना है, कोई बोले वो 10 मीटर पर सेकंड टूवर्ड ईस्ट, तो यहाँ लिख दूंगा 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर पर सेकंड, तो वही वेलोसिटी रिप्रेजेंट करने लगेगा। तो अब चाहे कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, उसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। समझ में आ रहा है बात को? तो बच्चों इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। सबसे पहली बात आपको याद रखना। दूसरी बात लिखो बच्चों, अगला लिखो टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के क्या क्या टाइप होते हैं? टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है ना। पहला लिखो इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर बच्चों एक बार बताओ, इसमें ध्यान रखना है, जैसे मैं कहता हूं 10 न्यूटन का वेक्टर है ईस्ट की तरफ और 10 न्यूटन का वेक्टर है वेस्ट की तरफ, क्या दोनों वेक्टर इक्वल है? इक्वल है? नहीं। इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन इनका डायरेक्शन इक्वल नहीं है। दो वेक्टर इक्वल तभी कहे जाएंगे जब उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो और डायरेक्शन भी इक्वल। ठीक, इसमें लिख लो एक लाइन करके इसमें, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल। Two vectors are said to be equal when they have same magnitude and same direction. Same magnitude and same direction. जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और उनका डायरेक्शन भी सेम हो, तब वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के इक्वल कहे जाते हैं। सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, ठीक है बेटा। मतलब ये याद रखना, मैग्नीट्यूड बराबर होने से वेक्टर बराबर नहीं होंगे, डायरेक्शन भी उनका बराबर होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए, तब जाके वेक्टर को बराबर कहा जाएगा, अदरवाइज वेक्टर आप बराबर नहीं कहेंगे, ठीक है ना। दूसरा लिखो नेगेटिव वेक्टर। ठीक है ना, नेगेटिव वेक्टर, ठीक है बेटा। इसका नाम लिखो व्हेन टू वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। When two vector have equal magnitude but opposite direction, they are then they are said to be the negative of each other. Equal magnitude but opposite direction. Equal magnitude या ऐसे ही समझ लो बस, equal magnitude हो opposite direction, then the both vector can be called as negative of each other. जैसे बच्चों एक अभी एग्जांपल बताया था, 10 न्यूटन का वेक्टर था ईस्ट की तरफ और 10 न्यूटन का वेक्टर था वेस्ट की तरफ, तो मैग्नीट्यूड इक्वल था लेकिन डायरेक्शन अपोजिट था, तो कैसे कहलाएंगे? नेगेटिव वेक्टर। जैसे एक वेक्टर बेटा ए ऐसे है, तो एक और वेक्टर इसी के बराबर बनाता हूं लेकिन इससे अपोजिट डायरेक्शन में उसका हेड कर देता हूं, तो नीचे वाला वेक्टर क्या कहा जाएगा? माइनस ए वेक्टर। नीचे वाला वेक्टर क्या कहा जाएगा? माइनस ए वेक्टर, ठीक है बेटा। एक पॉजिटिव उसके अपोजिट डायरेक्शन में माइनस ए वेक्टर। ऊपर वाले को ड्रॉ करोगे, जैसे एक वेक्टर ए है और उसी के बराबर दूसरा वेक्टर ड्रॉ करो और उसी के डायरेक्शन में, तो ए और बी क्या कहे जाएंगे? इक्वल। तो उसमें लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला रहेगा। हाँ, जैसे बेटा अगर आप नीचे वाले को ए प्लस मान लो, तो ऊपर वाला क्या होगा? माइनस। मतलब अगर कोई नीचे वाले को प्लस कहता है तो ऊपर वाला माइनस ए हो जाएगा, ठीक है ना। देख लो ये माइनस ए का ए अपोजिट ही तो है, ऐसा मत समझो। अगला लिखो नल वेक्टर। नल वेक्टर, नल वेक्टर तीसरा नल वेक्टर, ब्रैकेट में लिख लो इसी को जीरो वेक्टर। नल वेक्टर जीरो वेक्टर, और ब्रैकेट में इसी को लिख लो जीरो वेक्टर। 5 वेक्टर आपके उसमें होता है सेट्स में, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर लिखो बेटा। नल वेक्टर हैज जीरो मैग्नीट्यूड, लिखो नल वेक्टर हैज जीरो मैग्नीट्यूड एंड अनडिटरमाइंड। null vector have zero magnitude and undetermined direction.
जीरो मैग्नीट्यूड होता है नल वेक्टर का और इसका डायरेक्शन डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। एग्जांपल बताता हूं, सुनो ध्यान से। अगर किसी ए वेक्टर में उसी का माइनस ए वेक्टर ऐड कर दूं तो आंसर क्या आना चाहिए? ए में माइनस ए ऐड कर दिया तो आंसर क्या आना चाहिए? जीरो। तो इसका आंसर आ गया जीरो। अब बस ऐसे लिखाने की बवाल हो गया। क्या बवाल हो गया? जैसे बच्चों अगर मैं कहता हूं कि 10 न्यूटन 10 जूल के बराबर है, पॉसिबल नहीं। अगर इक्वल टू के दोनों तरफ अगर कोई चीज लिखी है तो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होना चाहिए, नेचर में भी इक्वल होना चाहिए, मतलब उनका नेचर भी सेम होना चाहिए। जैसे अगर इधर फोर्स है तो इधर भी क्या होना चाहिए? फोर्स। समझ लो कि नहीं बात? मतलब जो इधर वहीं इधर होना चाहिए फिजिक्स में। इसी को डायमेंशनल एनालिसिस में आप लोग देखते भी हैं। तो जो इधर मैग्नीट्यूड जो चीज, जैसे ऐसा नहीं हो सकता बेटा कि कल के दिन मुझे कोई बोले कि 10 न्यूटन फोर्स में 10 जूल जोड़ दिया, अब बताओ कितना आया? जोड़ ही नहीं सकते। जैसे कोई बोले कि 10 गाय है और 3 बकरियां हैं, तो बताओ दोनों को जोड़ के कितनी बकरियां हुई? 13 बकरी। तो ऐसा थोड़ी है पॉसिबल, ठीक है ना? मतलब ऐड ही नहीं कर सकते आप, दोनों अलग अलग है। तो इस सिचुएशन में क्या है कि बेटा आप ऐड नहीं कर सकते, ठीक है ना? अब यहां सुनो, तो यहां से मैं क्या बताना चाह रहा हूं बेटा, इसके लेफ्ट हैंड साइड में देखो कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। और इसके राइट हैंड साइड में कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। जीरो इज ए स्केलर नंबर। यही बवाल हो गया कि वेक्टर एक स्केलर के इक्वल कैसे हो गया। समझ रहे हो कि नहीं? इधर वेक्टर का ऑपरेशन किया गया, ये वेक्टर है, तो वेक्टर का ऑपरेशन करने के बाद वो एक स्केलर के इक्वल कैसे आ गया? तो जो लोग बवाल करने वाले लोग बवाल कर दिए, तो जो लोग समझदार थे बोले इतनी छोटी सी बात बवाल किए हो, ठीक है मैं इसके ऊपर भी वेक्टर लगा देता हूं, ठीक है। उन्होंने बोला तुम बवाल किए हो, ठीक है मैं यहां भी क्या करता हूं? वेक्टर लगा देता हूं। तो लोगों ने बोला अच्छा वेक्टर लगा दोगे तो मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका? तो बोल दिया जीरो होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा? जीरो। तो बोले अच्छा मैग्नीट्यूड जीरो होगा, डायरेक्शन क्या होगा? तो बोले ये वेक्टर इतना छोटा है कि इसका डायरेक्शन बता ही नहीं सकते, डायरेक्शन अनडिटरमाइंड। समझ में आया ना? तो बस फिजिक्स के एम्बिग्यूटी को दूर करने के लिए वेक्टर आया है, ठीक है ना? तो बच्चों अगर इसको किसी वेक्टर में ऐड किया जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे a प्लस जीरो वेक्टर, ए वेक्टर आएगा, सेम बात है ना? ये बस ऐसे इसको लिख लो। नल वेक्टर का कोई डायरेक्शन नहीं होता, ना ही इसका कोई, मतलब कोई डायरेक्शन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? जीरो। इसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, ठीक है ना? अगला हेडिंग डालो बेटा, देखिए चौथा, लिखो यूनिट वेक्टर। फोर्थ लिखो यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर लिखो। यूनिट वेक्टर बारे में लिखो बेटा, इट हैज यूनिट मैग्नीट्यूड, इट हैज यूनिट मैग्नीट्यूड एंड फिक्स डायरेक्शन, it has unit magnitude and fixed direction, it has unit magnitude and fixed direction। रुको मैं बताता हूँ, घबराओ मत, ठीक है ना? इसके बाद लिखो बेटा, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। इसका क्या लिखो? इट इज यूज टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, 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 ठीक है बेटा? देखो जैसे एक वेक्टर ए है इस डायरेक्शन में, मान लो ये डायरेक्शन है, इसमें एक वेक्टर ए है इस तरीके से। अब मुझे क्या चाहिए? ए के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर चाहिए, ए के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर चाहिए। तो बेटा इसका मतलब इसका लेंथ मान लो 10 है, जैसे अभी आपने देखा लेंथ 10 है, तो यूनिट वेक्टर क्या कहा जाएगा? तो इसी डायरेक्शन में अगर एक यूनिट का वेक्टर खींचू, जैसे इसका लेंथ 10 है तो एक यूनिट का वेक्टर खींचू, तो ये वाला वेक्टर क्या कहा जाएगा? यूनिट वेक्टर। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ए कैप से। किससे? ए कैप से।
ए के ऊपर कैप, अंग्रेज इसको ए हैट कहते हैं, हम लोग ए कैप कहते हैं, ज्यादातर जगह इसको कैप कहा जाएगा, एमआईटी वगैरह में बहुत सारे प्रोफेसर इसको ए हैट भी कहते हैं, दोनों ठीक है, ए हैट ए कैप, इसको कहते हैं ए कैप। ठीक है बेटा, तो ये वाला वेक्टर है, मतलब ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, तुम कंफ्यूज मत हो जाना। ये वाला जो वेक्टर है ये ए कैप वेक्टर कहलाएगा, ए कैप। उसकी डायरेक्शन वही होगी जो पिछले वाले वेक्टर थे। बोलो बेटा, इसका यूज क्या है? जैसे बेटा देखो, आगे हमको आपको बताएंगे कि अगर आपको किसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पता है, जैसे आगे हम बताएंगे आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, तो अगर आपको किसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पता है, जैसे बेटा एक यूनिट का वेक्टर मुझे इस डायरेक्शन में पता है, तो मान लो मुझे इस डायरेक्शन में 20 यूनिट का वेक्टर चाहिए, तो इसी वाले लेंथ को 20 टाइम्स बढ़ा दूं, तो इस वाले लेंथ में 20 यूनिट का वेक्टर आ जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। अब मान लो इसी डायरेक्शन में मुझे 30 यूनिट का वेक्टर चाहिए, तो इसमें 30 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यही वाला वेक्टर 30 टाइम्स बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब अगर मुझसे कोई बोले कि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में 10 यूनिट का वेक्टर चाहिए, तो -10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा और 10 बढ़ जाएगा। ठीक है ना? तो देखो, और जैसे मुझे कोई बोले कि इसी डायरेक्शन में मुझे हाफ यूनिट का वेक्टर चाहिए, कितने यूनिट का? हाफ, तो बेटा इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वेक्टर आधा हो जाएगा। तो अगर आपको किसी भी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पता होता है, तो उस डायरेक्शन में आप चाहें तो जितना चाहे उतना बड़ा या जितना चाहे उतना छोटा वेक्टर बना सकते हैं। कैसे? सिंपल, जितना बड़ा वेक्टर चाहिए उतने से मल्टीप्लाई करो। उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी जितना चाहे उतना बड़ा या जितना चाहे उतना छोटा वेक्टर बना सकते हैं। कैसे? सिंपल, आपको 10 यूनिट का चाहिए तो -10 से करो, क्योंकि डायरेक्शन भी तो बदल रहा है ना ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए। समझ में आ रहा है ना? ये और समझ में आएगा, ये तो आगे हम लोग को इसका बहुत खेल है। तो बच्चों, अगर कोई वेक्टर दिया है उसमें से ए कैप कैसे निकालोगे? जैसे मान लो 10 यूनिट का वेक्टर है और मुझे ए कैप चाहिए, तो 10 से डिवाइड कर दें तो उसके उसके जो उसका मैग्नीट्यूड है उससे डिवाइड कर दें वेक्टर को, तो जो आएगा वो यूनिट वेक्टर आएगा। जैसे बेटा ये 10 का था, तो इस पूरे वेक्टर को 10 से डिवाइड कर दूं, 10 गुना छोटा, तो 1 यूनिट बचेगा, तो यूनिट। यानी अगर कोई वेक्टर दिया है तो ए कैप वेक्टर कैसे निकाला जाएगा? तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से, देखो बता, मैग्नीट्यूड ऐसे लिखते हैं, 2 लाइन बना के उनके बीच में ऐसे लिखते हैं। तो अगर ऐसे लिख दोगे तो ये क्या कहा जाएगा? मैग्नीट्यूड। एक वेक्टर को जब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाता है तो आपको जो वेक्टर मिलता है बेटा वो क्या कहलाता है? यूनिट वेक्टर। ए कैप बेटा यहां पे यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। और इसको कहने का तरीका होता है यूनिट वेक्टर अलोंग ए, अलोंग ए, यूनिट वेक्टर अलोंग ए। बच्चों मॉड ए जो ऐसे करके लिखा है ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, या मैग्नीट्यूड है, समझ जाओगे ना, ये मैग्नीट्यूड है ए का। तो बच्चों एक वेक्टर को जब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो जो वेक्टर मिलता है वो यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है ना? ठीक है, धैर्य बनाए रहो, धैर्य बनाए रहो। थोड़ा थोड़ा बोरिंग लेकिन इंटरेस्टिंग हुआ। इसमें मैं एक ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा जिसमें चॉकलेट फिर दूंगा वेक्टर में, इसलिए धैर्य बनाए रहो, सीखते चलो सीखते चलो सीखते चलो। तुम्हारा 11th में लक्ष्य ठीक नहीं लग रहा है मेरे को। ठीक है, अगला लिखो बच्चों, नेक्स्ट। ये क्या हो गया? क्या बेटा? मैग्नीट्यूड जैसे 10 यूनिट का वेक्टर है, तो इसी डायरेक्शन में मुझे 1 यूनिट का वेक्टर चाहिए। अगर 10 यूनिट का वेक्टर, उसका लेंथ मैग्नीट्यूड 10 है, तो 1 यूनिट का बनाने के लिए 10 से ही तो डिवाइड करोगे ना। कहां पे -10 हुआ? तो डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, फिर माइनस ऊपर चला जाएगा। मॉडुलस का मतलब होता है बेटा केवल आपको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। मॉडुलस का मतलब होता है वैल्यू से डिवाइड करना। हाँ, नीचे देखो, सुनो एक बात, यूनिट वेक्टर कब निकलता है? जब एक वेक्टर पहले से हो और उसके डायरेक्शन में वेक्टर चाहिए हो, तो माइनस का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि एक वेक्टर पहले से उसका नाम होगा, अब उसी के डायरेक्शन में चाहिए तो बस उसके मैग्नीट्यूड से भाग दो।
समझ में आ रहा ना भाई, उसका मैग्नीट्यूड कम करना है तुमको। जल्दी करो जल्दी, अगला लिखो पोजीशन वेक्टर, ए लिख के जाओ, लिखो पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर कौन सा नंबर है? पोजीशन वेक्टर, ये हमारे लिए थोड़ा बच्चों इंपॉर्टेंट है। पोजीशन वेक्टर लिखो, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट in space, it is used to represent the position of a point in space। ठीक है, फुल स्टॉप के बाद लिखो बेटा, its initial point, its initial point is always at origin, its initial point is always at origin, its initial point is always at origin। ठीक है, अभी जरा देखो ध्यान से, जैसे मान लो ये एक्सिस है, तो मुझे आपको किसी पॉइंट पे यहां रिप्रेजेंट करना है। इसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं? एक तो इसका कोऑर्डिनेट बता दो, y, x बता दो, तब हो जाएगा। एक इस ओरिजिन से इसका डिस्टेंस बता दो, और ये वाला एंगल बता दो। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है नहीं पढ़ रहा है अभी तो शुरू भी नहीं किया। अच्छा, तो एक और तरीका हो सकता है बेटा कि ओरिजिन से इसका डिस्टेंस बता दूं और ये बता दूं कि एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे है, तो भी बात हो जाएगी। तो ये सब तरीके तो मैथ के हैं। वेक्टर कहता है कि मेरा भी कुछ तरीका होना चाहिए, वेक्टर कहता है कि मेरा भी कुछ तरीका होना चाहिए। तो वेक्टर अपने तरीकों को कहता है कि मैं किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए पोजीशन वेक्टर का सहारा लूं, और उसका टेल हमेशा कहां पे होगा? ओरिजिन पे। तो बेटा इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है, ऐसे एक लाइन बनो। तो ये क्या कहेगा, जैसे मान लो पॉइंट ए है, तो ये वाला जो वेक्टर है ये क्या आ जाएगा? पोजीशन वेक्टर आर ए। ये आर ए क्या कहला जाएगा? पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर कहता है, रुक जाओ रुक जाओ, पोजीशन वेक्टर कहता क्या है कि मैं, मेरा इसका टेल पहचानने का तरीका क्या, कोई वेक्टर पोजीशन वेक्टर है कि नहीं, इसके पहचानने का तरीका है बेटा कि उसका टेल हमेशा कहां पे होगा? ओरिजिन पे। तो ये पोजीशन वेक्टर कहता है कि मेरे ऊपर चलते हुए चले जाओ, जहां मेरा हेड आएगा वहीं पे वो पॉइंट होगा जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मेरे ऊपर चलते चले जाओ, जहां पे मेरा हेड आएगा वहीं पे वो पॉइंट होगा जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जैसे ये बी है, तो ये पोजीशन वेक्टर क्या कह जाएगा? आर बी। ये मेरे ऊपर चलते चले जाओ, जहां पे मेरा हेड होगा वहीं पे वो पॉइंट होगा जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो बच्चों हियर आर ए एंड आर बी आर पोजीशन वेक्टर। ठीक है बेटा, ठीक है। अब थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं, इस बार देख लो इसको। आशी, अरे जाना है ना तुमको? ठीक है ठीक है ठीक है ना, चलो ठीक है जाओ, तुमको तुम्हारी क्लास शुरू हो गई, ठीक है ना, चलो। हाँ, रहने दो तुम लोग भी, लेकिन खुश मत हो ज्यादा, ठीक है ना, ठीक है ना। वैसे तुम लोग बच्चों जितना पेंडिंग काम है ना वो पूरा करो, उसका मोशन का पेंडिंग काम है ना, एनसीईआरटी पेंडिंग है वो पूरा करो, ठीक है ना, ठीक है ना, एनसीईआरटी पेंडिंग है उसको पूरा करो, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रहना।